हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे इतिहास क्लास 6 का अगला अध्याय लेसन, जो है आपका आरंभिक नगर। तो आप सभी को जानते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में सबसे पहले अगर आप सबों को पूछा जाता है कि इतिहास क्या होता है और इतिहास की एक कोई विशेषता को बतलाओ, तो इसमें सबसे पहले आपके जहन में आता है हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसको हम लोग एक आरंभिक नगर के रूप में भी देख पाते हैं, क्या कि पिछले क्लास में भी मैंने आप सबों को बताया है आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक सबसे पहले कौन सी खेती हुई, कहाँ पे लोग बसे, इन सारी बातों को भी आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से मैंने आप सबों के सामने लाया है। तो उसी में से आज हम लोग फिर देखेंगे आरंभिक नगर के बारे में। और वो जो आज का जो अध्याय है जो क्लास 6 का है, एनसीईआरटी के हमारे अतीत पुस्तक का है, तो उसी संबंधित है आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरंभिक नगर के बारे में। तो आरंभिक नगर से ही हम लोगों को बात होता है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता में तो इसकी कहानी क्या थी, ये हड़प्पा सभ्यता जो है इसका खोज कैसे हुआ, उन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो कि है एक शुरुआती समय से जब हड़प्पा सभ्यता को लोग कोई जानता नहीं था। वो एक समतल टीला के रूप में था, खंडर के रूप में था, जिसको लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। तो उसको हम लोग जानेंगे शुरुआत से। जैसा आप सभी कोई कहीं भी विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे आप इमारत को देखते हैं, जो पुराने इमारत हैं, किले हैं। तो ये जो जितने भी हम लोग पुरानी इमारत देखते हैं, किले देखते हैं, उसको हम लोग देखने से कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, उस साम्राज्य के बारे में जान पाते हैं जो इमारत को हम लोग देखते हैं। तो ये कहा रहा है, ये हमारी एनसीईआरटी पुस्तक बोलता है कि जो इमारत जो है वो हमें एक कहानी बताती है, अपनी कहानी को बताने का काम करता है। जो ये बात कही इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो बात है वो है लगभग 150 साल पहले का। तो जब 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस वक्त इस काम में जुटे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला था। जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान जब रेलवे लाइन के लिए जब जमीन को खोदा जा रहा था, उस वक्त वहां के जो इंजीनियर लोग थे उन लोगों को ये हड़प्पा स्थल का प्राप्त होता है। ठीक है। और जिसको जो वर्तमान में अगर बात करते हैं आधुनिक में, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र जो है, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये आपका अब वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान में देखा जाता है। ठीक है। जो इंजीनियर लोग थे उन लोग जब देखे, जब इसका खुदाई चल रहा था, जब उन्हें पूरा स्थल मिला, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये एक क्या खंडहर है। ठीक है, खंडहर के रूप में इसको सोचा, जहां अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे मतलब इंजीनियर लोग हड़प्पा के खंडरों में से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो भी यहाँ पे जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो इंजीनियरों के द्वारा उससे प्राप्त होने वाली जितने भी ईंटें थी, जो प्राचीन ईंटें, उस ईंटों के मदद से बहुत सारे इतिहास उजागर हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग की मतलब क्या कहेंगे उसको, ज्ञान की कमी, मतलब ये पुरातात्विक स्थल है, उसका ज्ञान की कमी होने के कारण उन्होंने वहां से सभी ईंटों को उखाड़ लिए और रेलवे लाइन बिछाने में उनकी मदद की गई, है ना, मदद ली गई। इसी कारण से जितने भी वहां पे इमारत थे वे सारे के सारे नष्ट हो गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसी के लगभग 80 साल पहले की बात यहां पे कह रहा है। लगभग 80 साल पहले
पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह जो खंडहर जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे उपमहाद्वीप कहा गया है तो इसका मतलब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। तो ये विश्व का सबसे पुराने शहरों में से एक माना गया। चूंकि इस नगर की खोज पहले ही हो चुकी थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों को इमारतें और चीजें जो मिली है उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। जितने भी इमारत उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए, वस्तुएं प्राप्त हुई, उन सारी चीजों को इमारतों की श्रेणी में रखा गया। और इन श्रेणी माफ कीजिएगा, इन शहरों का जो निर्माण है लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ऐसी बात कही गई है C14 विधि के द्वारा, मतलब कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। और भी कई जांच पड़ताल की गई जिसके द्वारा से जो तिथि का निर्माण किया गया, तिथि की खोज की गई, वो लगभग 4700 साल पहले की बताई गई है। चलिए अब हम लोग जानेंगे जो नगर हम लोगों को देखने मिला था उत्खनन के दौरान या फिर रेलवे लाइन की बिछाई के दौरान, जो भी हम लोगों को नगर मिला तो उसकी विशेषता क्या थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब ये उत्खनन पूर्ण रूप से किया गया तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो नगर है कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक ऊपरी हिस्सा, एक निचला हिस्सा कह सकते हैं। ठीक है, प्रायः जो पश्चिमी भाग था वो काफी छोटा दिखाई पड़ता था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, मतलब हाइट पे वो बना हुआ था। और वहीं पे पूर्वी हिस्सा, ठीक है, ये जो ऊंचाई वाला एरिया है वो पश्चिमी एशिया मतलब पश्चिमी एरिया था, लेकिन जो बहुत ऊंचाई पे बना हुआ था, हाइट पे, है ना। और वहीं पे जो पूर्वी हिस्सा जो है वो काफी बड़ा एरिया था, लेकिन यह निचला हिस्सा में था। मतलब ये जो पश्चिमी भाग है वो ऊपरी एरिया में था और जो पूर्वी भाग हमें प्राप्त हुआ है देखने को वो आपका निचला हिस्सा में माना गया है। ठीक है, तो ये भी कहा गया है कि जो पुरातत्वविद लोग थे, आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ऊपरी वाला इलाका था, जो ऊंचाई क्षेत्र पे बसा था, पश्चिमी भाग था, वो एक नगर दुर्ग था, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, और निचला हिस्सा जो है उसको उनके द्वारा निचला नगर भी कहा गया है। ठीक है, और दोनों हिस्सों को 4 दीवारी वाली पक्की ईंटों से बनाया गया। 4 दीवारी क्या होता है? बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे हम लोग वर्तमान में अब घर देखते हैं, कैंपस अपना कैंपस जो होता है उसकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी मतलब चारों ओर बाउंड्री किया जाता है और एक गेट बनाया जाता है। ठीक है, अपना जो प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो बाउंड्री बना था वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। और बात हम लोग कब की कर रहे हैं? 4700 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो वर्तमान समय में इतनी अच्छी ईंटें हम लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन 4700 साल पहले यहाँ पे पक्की ईंटों के द्वारा 4 दीवारी का निर्माण कराया जाता था। और वे जो ईंटें जितने भी है वो इतनी अच्छी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी है। और ये जो दीवारें हैं वो अभी भी आप देखने को मिल सकता है। जो हमें ये देखने के लिए हमें पाकिस्तान जाना होगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब आपको जाना होगा। तो दीवार बनाने के लिए जो ईंटों की प्रयोग किया जाता था, तो ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवार खूब मजबूत रहे। ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। और अगर नगर दुर्ग की बात करते हैं तो इसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो में खास एक तालाब का निर्माण किया गया था, जिसे पुरातत्वविदों के द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका महान स्नानागार का चित्र। ठीक है, जो आपका बीच वाला एरिया जो देख रहे हैं वही है आपका, यहाँ पे जल संग्रह किया जाता था, जहां पे उस वक्त के लोग यहाँ पे स्नान किया करते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक खास तालाब के रूप में भी देख सकते हैं। और पुरातत्वविदों के द्वारा इन्हें महान स्नानागार की श्रेणी कहा गया है। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, जैसा आप लोग यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पे देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये जो
माफ कीजिएगा, ये स्नानागार जो है वो ईंटों का द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, और इसमें प्लास्टर भी किया गया है ताकि जो जल है, जो पानी संग्रह किया जाएगा, इसका रिसाव को रोकने के लिए, मतलब जल सूखे नहीं, इधर उधर ना जाए, इसलिए इसे प्लास्टर करके उसके ऊपरी में चारकोल की परत भी चढ़ाई गई। चारकोल क्या हो गया, आप लोग सभी को जानते हैं चारकोल क्या होता है। तो इस सरोवर मतलब तालाब में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ये जो तालाब है, तालाब तो नहीं कहेंगे, जल संग्रह के लिए जो स्नानागार बनाया गया था, उसमें पानी जमा करने के लिए कुएं से निकाल करके पानी को भरा जाता था और उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। तो चलिए एक बार फिर हम लोग चित्र में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखे विशेषता के तौर पे इस स्नानागार का, ये ईंटों के द्वारा बनाया गया है ना, और इस पे प्लास्टर किया गया है ईंटों को, और इस पे चारकोल भी डाला गया है ताकि जो जल का रिसाव है उसको रोका जा सके। और यहाँ पे चारों ओर क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, है ना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया आपका, एक मिनट, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, इधर का एरिया दिख रहा है, इधर का, इधर भी जो है वो चारों ओर कमरे बनाए गए थे, शायद स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए हो सके। और ये भी यहाँ पे कहा गया है कि ये जो सरोवर का निर्माण किया गया है, महान स्नानागार बनाया गया है, वो विशिष्ट नागरिकों के लिए, मतलब कोई राज घराने के लोगों के लिए इसका निर्माण कराया गया होगा, ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों की, तो वहां पे अग्निकुंड हमें देखने को मिले हैं। अग्निकुंड क्या होता है, यज्ञ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अग्निकुंड का। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडारगृह भी देखने को मिले हैं। भंडारगृह क्या होता है, जहां पे अनाज को संग्रह किया जाता है, जमा किया जाता है। तो यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में बड़े बड़े संग्रह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका जो चित्र देख रहे हैं, मानचित्र, ये है भारत उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर की बात कही जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे ही बसा है, इसलिए इसको हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है, चहुंदड़ो है ना, कालीबंगा, राखीगढ़ी यहाँ पे है, धौलावीरा, सुरकोथदा, तो ये सब ठीक है। तो ये चित्र हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, मतलब ईंटों की चिनाई। यहाँ पे आप लोग चित्र देख के लग सकता है आपको कि ईंटों की किस तरह से किया गया है, चिनाई, प्लास्टर किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो सभ्यता है, उस समय के भवन, नाले, मतलब किस तरह से मैनेजमेंट था शहर का, नगर का, तो उन सबको हम लोग देखेंगे। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, जो काफी विकसित सभ्यता के रूप में माना जाता है, यहां तक कि आज वर्तमान समय में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमें एक जो शहर है वो मैनेजमेंट रूप से नहीं बसाया जाता है, लेकिन उस वक्त 4700 साल पहले इतनी यहाँ सुंदर मैनेजमेंट देखा गया है। तो वही चीज को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं घरों की, तो वहां के जो घर हुआ करते थे वो 1 या 2 मंजिला होती थी। घर के आंगन होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए रहते थे। जैसे ये मान लीजिए बीच में आंगन हो गया, है ना, और इसी के चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता था, है ना, कमरे बने हुए रहते थे और जो आंगन होता था वो बीच में होता था। ठीक है, और यह भी कहा गया कि जो घर होते थे और अलग से स्नानागार होता था। जैसे आजकल क्या होता है, घर में ही अटैच बाथरूम होता है, रूम में अटैच बाथरूम होता है, लेकिन उस वक्त पे घर से बाहर में स्नानागार का निर्माण किया जाता था और कुछ घरों में कुओं को भी देखा गया है। और कई नगर में जो शहर होते थे
तो उसमें जो सड़क के किनारे जो नालियां आप लोग देखते हैं, जो हम लोग आजकल खुले नालियां देखते हैं, लेकिन उस वक्त पे जो नाले जो होते थे वो ढके होते थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हम लोग क्या देखते हैं आजकल, सब उबड़ खबड़ है, कहीं ढक्कन है, कहीं नहीं है, कहीं नाला बंद है, कहीं नाला खुला है, ये सब देखते हैं। लेकिन उस वक्त पे काफी सावधानी बरती जाती थी और जो लाइन जो होता था, मतलब नालों का लाइन जो होता था वो सीधा बनाया जाता था। जिधर ढलान रखना वो ढलान होता था, वो सारी बातों का पूरा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो नाली की बात हो रही है तो वहां पे नाली हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और घरों में जो बात की गई, मैंने भी घर बताया, तो अक्सर घरों में नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को जान रहे हैं कि जो घरों की जो नाली होती थी, तो सड़क में जो सड़क के किनारे जो नालियां बनाई जाती थी, वो घरों की नालियों को सड़क की नालियों में जोड़ दिया जाता था ताकि जो घर के जो पानी है वो सड़क में जो नालियां हैं उस पे जाके गिरे और वहां से बह जाए, है ना। ये बातों को ध्यान दिया जाता था। और ये भी कहा गया है कि जो नाले जो होते थे वो ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल भी बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जा सके। ठीक है, और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो ये सारी बातों का पूरा ध्यान दिया गया है ना। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक मैं रखता हूं, वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूं। और अगला जो टॉपिक देखेंगे यही आरंभिक नगर से ही है और हम लोग देखेंगे नगरीय जीवन को। उन समय में लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका जीवन यापन कैसे होता था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सारी बातों को देखेंगे। पर आज मैं आपको बताते चलूं आखिरी में कि आज के वीडियो में हमने क्या देखा। आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की एक छोटी सी कहानी को देखा है ना। और क्या देखिए, जो नगर है उसकी विशेषता क्या है उनको देखा है। और विशेषता के साथ ही साथ हम लोग एक शहर की जो मैनेजमेंट होता है, भवन निर्माण, नाला का निर्माण, सड़क का निर्माण, इन सारी बातों को भी देखा है। और हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे नगरीय जीवन, लोगों का रहन सहन कैसा था, उन सब के बारे में। तो चलिए इसी के साथ मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा, आज हमने जाना आरंभिक नगर के बारे में, कुछ विशेष बातों को भी जाना है। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के माध्यम से कई बातों की जानकारी मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।